हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो लेक्चर कराया था प्रश्नावली 1.1, उसमें मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में देखा था कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। ये तो बात हम लोग जानते हैं, लेकिन हमने अभी तक ये सिद्ध नहीं किया है कि अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने से पहले हम थोड़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ये देखिए, परिमेय संख्या मेरा क्या होता है जी, वैसी संख्या जो p बाई क्यू का रूप का हो, वो मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जहां p और q क्या होना चाहिए जी, पूर्णांक होना चाहिए। और एक और इसका शर्त है कि q कभी भी मेरा जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरा q जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होगा, p बाई क्यू का रूप का होगा और वो हमेशा पूर्णांक होगा, और q कभी भी जीरो नहीं होगा। जो इन तीनों शर्तों को पूरा करेगा वो मेरा होता है परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 3/2। देखिए, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू का रूप का है और ये पूर्णांक भी है। देखिए, पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, ये मेरा दोनों पूर्णांक है। और देखिए, इसका q जो है वो जीरो नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि q कभी भी जीरो नहीं होगा। देखिए, यहाँ q जीरो नहीं है, तो ये तीनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये मेरा परिमेय हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हम जीरो को ले लेते हैं। जीरो मेरा कौन सा संख्या होगा जी, ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम आसानी से एक दे सकते हैं। देखिए, ये मेरा क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया मेरा p और नीचे वाला हो गया q। देखिए, ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। साथ ही साथ ये मेरा पूर्णांक भी है। देखिए, ये मेरा दोनों प्लस में है, ये मेरा दोनों क्या है, पूर्णांक है। और q मेरा जीरो नहीं है, हमेशा मेरा q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो आ गया तो मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा और ना ही अपरिमेय संख्या होगा। मान लीजिए कि हम ऐसे करके ले लेते हैं 1/0। देखिए, ऊपर वाला क्या होता है p, नीचे वाला क्या होता है q। देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये मेरा p है 1 और q क्या हो गया, जीरो हो गया। ये गलत हो गया, q मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे q जीरो आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित होता है इसका मतलब। इसके बारे में आप 11th क्लास में अच्छा से जानेंगे, जब आप ऊपर वाले क्लास में जाएंगे तब हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, लेकिन फिलहाल जानिए कि इसका भी हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो मेरा परिमेय संख्या होगा। स्टूडेंट्स, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले बता रखा है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसे बढ़िया से समझ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, अपरिमेय संख्या सेम इसके विपरीत होगा, वैसा संख्या जो p बाई क्यू का रूप का ना हो, जिसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है जी, जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अंश बटा हर का मतलब क्या हुआ, p बाई क्यू के रूप में हम उसको नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम √3 को ले लेते हैं। यहाँ देखिए, हम इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अगर आप इसके नीचे एक दे देंगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो देखिए, ये जो मेरा √3 है, ये मेरा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या है जी, ये पॉजिटिव इंटेजर तो है, ये भी पॉजिटिव इंटेजर है, लेकिन देखिए ये p बाई क्यू का रूप का है। ठीक है, चलिए इसके नीचे एक दे दिए, तो ये p बाई क्यू का रूप का तो हो गया। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। यहाँ देखिए, ये पूर्णांक नहीं है, रूट में होता है वो पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं है। देखिए, ये इसको भी फुलफिल कर रहा है और इसको भी कर रहा है, लेकिन इस वाले शर्त को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप अपरिमेय संख्याओं के नीचे कभी भी एक नहीं दे सकते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम √2 के ले लेते हैं, तो इसके नीचे आप कभी भी एक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये आ जाता है दशमलव में। ठीक है, और ये कभी भी नहीं करता है, तो इसलिए हम इसके नीचे एक नहीं दे सकते हैं। जो भी रूट के अंदर होगा उसके नीचे हम एक नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी, अगर लेकिन 9 होगा तो हम दे सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। इसके नीचे आसानी से एक दे सकते हैं। आपने इसके बारे में पहले भी जान रखा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मेरा परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसका कुछ रूल्स है। आइए उसके रूल्स को देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने रूल्स को पहले ही नोट करके रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो।
ये देखिए मेरे पास ये रूल्स हैं। रूल्स क्या है जी? परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, आप इसको जोड़ करें या घटाव करें या गुना करें या फिर भाग करें, जब आप परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर गुना करेंगे या फिर भाग करेंगे तो हमेशा वो परिमेय ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 मेरा कौन सा संख्या है जी? परिमेय संख्या है, और ये भी मेरा परिमेय संख्या। तब हम परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 और 2 4। देखिए ये भी परिमेय है, इसके नीचे 1 दे सकते हैं। तो परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय ही प्राप्त होगा। उसी तरह अगर हम परिमेय में परिमेय घटा लेते हैं, देखिए ये भी 2 और ये भी 2, दोनों परिमेय है, और इसमें से हम घटा लेते हैं परिमेय को तो क्या हो जाएगा कि मेरा 0 हो जाएगा। देखिए 0 भी मेरा परिमेय होता है, अब ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए, अब गुणा की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा 4 क्या है? परिमेय संख्या है, और इसमें हम गुणा कर लेते हैं 3 से। देखिए ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। हम परिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे तो हमेशा परिमेय प्राप्त होगा। 4 तिया 12। देखिए 12 मेरा क्या है जी? परिमेय संख्या है। तो जब भी हम परिमेय में जोड़ घटाव गुणा या भाग कुछ भी करें परिमेय से तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब भाग वाला ले लेते हैं। मान के चलिए कि हम 4 में भाग दे देते हैं 4 से, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से कट जाएगा, ये भी मेरा परिमेय हो गया। आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, देखिए 4 से 4 कट गया, कितने बारे में कटा? एक बार में। तो ये मेरा क्या हो गया जी? परिमेय हो गया। एक भी मेरा परिमेय संख्या है। तो जब भी आप परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इस बात को आपको हमेशा स्मरण रखना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है अपरिमेय संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे घटाएंगे और गुणा या भाग कुछ भी करेंगे अपरिमेय संख्याओं के साथ, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे गुना या फिर भाग करेंगे तो क्या होगा? ये मेरा या तो परिमेय आ सकता है या फिर अपरिमेय आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम √3 में जोड़ेंगे √3। देखिए √3 है, दोनों दोनों मेरा क्या है जी? ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा? ये 1 √3, ये 1 √3 कितना हो जाएगा? 2 √3। ठीक है, ये मेरा हो गया 2 √3। देखिए ये भी अपरिमेय संख्या आ गया। मान लीजिए कि हम √3 में से घटा लेते हैं √3 को। देखिए ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। अपरिमेय में से अपरिमेय घटेगा तो देखिए √3 में से √3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो मेरा 0 है ये मेरा परिमेय हो गया। मतलब क्या है कि कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। जब हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटाव गुना या फिर भाग करेंगे अपरिमेय संख्या के साथ तो हमेशा परिमेय आ सकता है या फिर अपरिमेय आ सकता है। दो ही कंडीशन है। देखिए यहाँ पे ये अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, इसको हमने जोड़ा तो अपरिमेय प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इसको हमने घटाया तो हमें परिमेय प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि हम कोई और अंक ले लेते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं √3 और इसमें हम गुणा कर देते हैं √2 से। ये देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। देखिए अपरिमेय में अपरिमेय से हमने गुणा किया तो अपरिमेय ही प्राप्त हो गया। मान लीजिए कोई और उदाहरण ले लेते हैं। सपोज करिए कि हम √3 में भाग दे देते हैं √3 से। ये देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 और बटे √3, इसको हम भाग बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये से ये मेरा कट गया, कितने बार में जी? एक बार में। अब देखिए ये जो 1 है ये मेरा तो परिमेय आ गया। तो मतलब क्या है कि जब हम अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो या तो परिमेय संख्या आ सकता है या फिर अपरिमेय संख्या आ सकता है। ठीक है, दो ही कंडीशन होगा मेरे पास। चलिए एक और रूल है उसको भी देखते हैं। ये मेरा सेकेंड रूल था। थर्ड रूल को देखते हैं। यहाँ देखिए थर्ड रूल में क्या दिया जा रहा है कि परिमेय संख्या जोड़ घटाव गुना भाग अगर अपरिमेय संख्या के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ या फिर जोड़ करें या घटाव करें या गुणा करें या भाग करें तो हमेशा मेरा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम कुछ ले लेते हैं उदाहरण। देखिए मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 2 गुणा √3। यहाँ देखिए ये मेरा परिमेय संख्या है 2 और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हमने गुणा कर लिया तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि हम 2 भागा ले लेते हैं √3। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 में भाग करना है √3 से। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये ऐसे ही रह जाएगा, भाग नहीं लगेगा।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 है तो 2, इस भाग को हम बटा लिख सकते हैं और ये √3 ऐसे हो जाएगा। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला 2/√3 क्या हो जाएगा जी, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मान लीजिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। सपोज करिए हम ले लेते हैं 5 में से घटा लेते हैं √2 को। देखिए ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब परिमेय में से घटाएंगे अपरिमेय तो क्या प्राप्त होगा जी, अपरिमेय प्राप्त होगा। देखिए ये घटेगा भी नहीं तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। हम पूछेंगे कि ये मेरा कौन सा संख्या है, 5 माइनस √2, तो आपको कहना है ये सभी मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी मेरा अपरिमेय संख्या है, ये सभी मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। उसी तरह मान लीजिए अब हम भाग के तौर पे तो हमने ले लिया, अब हम मान लीजिए जोड़ के तौर पे लेते हैं 5 प्लस √2। देखिए क्या ये दोनों जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि एक अपरिमेय और एक परिमेय नहीं जुटेगा तो ये मेरा दोनों क्या हो जाएगा, अब ये दोनों एक में ही हो जाएगा। हम पूछेंगे ये मेरा कौन सा संख्या है, तो आपको कहना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ये मेरा 3 कंडीशन है, इन्हीं 3 कंडीशन का प्रयोग करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो मेरा कंडीशन है ये बहुत ही जगह काम आएगा, तो आप इस कंडीशन को याद रखेंगे। 3 कंडीशन है, देखिए ये तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं। उसको सिद्ध करने से पहले एक हमारे पास प्रमेय आएगा, प्रमेय 1.3। पहले उस प्रमेय को जानेंगे तब जाके मेरा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो पाएगा। चलिए तो सर्वप्रथम उस प्रमेय को देखते हैं कि प्रमेय है क्या। ठीक है जी, मैंने प्रमेय को ऑलरेडी पहले लिख रखा है, उसको पहले समझेंगे। यहाँ देखिए ये मेरा प्रमेय, प्रमेय में दिया गया है, देखिए क्या लिखा गया इसमें। यह मेरा प्रमेय 1.3 कहा जा रहा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इसको समझते हैं कि ये जो थ्योरम है ये कह रहा है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये जो मेरा थ्योरम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है कि P a² को विभाजित करता है। P किसको विभाजित करता है, a² को। विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए ये जो P है ये a² को विभाजित कर रहा है, मतलब ये जो P है ये a² को भाग देगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है तो P a को भी विभाजित करेगा, तो ये जो P है ये a को भी विभाजित करेगा। अगर P a² को विभाजित कर रहा है तो P a को भी विभाजित करेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/p। अब देखिए इसको समझते हैं कि ये थ्योरम कह रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण का सहारा लेंगे। आइए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो मेरा कहा जा रहा है इसी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है P, मान लीजिए P a² को विभाजित करता है। यहाँ देखिए मान लीजिए 5 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। मान लीजिए जो 5 है, 5 मेरा क्या है, P है। मान लीजिए कि ये जो P है ये मेरा 5 है और a² क्या है जी मेरा, a² ये मेरा 10 का स्क्वायर है। तो मान लीजिए ये 5 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो मान लीजिए ये जो 5 है ये 100 को विभाजित कर रहा है। देखिए ये 5 100 को विभाजित कर देगा, कैसे, 100 और बटे 5 कटा देंगे, कितना से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में कट गया जी, ये 20 बार में कट गया। तो मान लीजिए ये जो P है ये a² को विभाजित कर रहा है, 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो ये जो P है, ये P क्या है जी मेरा 5 है, तो ये जो P है ये a को भी विभाजित करेगा। a मेरा क्या है, ये देखिए ये मेरा a का मान क्या है 10। देखिए ये जो 5 है ये 10 को भी विभाजित कर देगा। यहाँ देखिए भाग दे देते हैं, ये भी विभाजित हो जा रहा है। तो थ्योरम क्या कह रहा है कि ये जो P है ये a² को विभाजित कर देगा। a² मतलब क्या है, देखिए हमने P का मान 5 ले लिया। मान लीजिए ये जो 5 है ये 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ये जो 5 है ये 10 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये मेरा थ्योरम कह रहा है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई अंक है 2। ठीक है, ये मेरा 2 क्या है जी, P को अब हम ले लेते हैं 2 और a² को ले लेते हैं हम क्या, P मेरा 2 है तो a² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। देखिए मान लीजिए ये 2 है, ये 2 के स्क्वायर को विभाजित कर, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो 2 है ये 2 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 के टेबल में 4 आ जाएगा ना। तो उसी तरह अब कह रहा है कि ये जो P है, P क्या है जी मेरा 2, ये 2 जब a² को विभाजित कर रहा है, किसको विभाजित कर रहा है, 2 के स्क्वायर को, तो ये जो 2 है
ये 2 को भी विभाजित करेगा, इस 2 को भी विभाजित करेगा, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी विभाजित करेगा। यही बात कहा जा रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसका स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी p इसको विभाजित करेगा। देखिए इसका स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। उसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा था अगर 5 10 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित मतलब क्या, भाग कर देगा, तो ये जो 5 है ये 10 को भी भाग कर देगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी तरह मैंने एक और उदाहरण लिया है। ये देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो 2 है ये 4 को विभाजित करेगा। 4 मतलब क्या, 2 के स्क्वायर को। ये जो p है, p मेरा है ये जो p है ये a स्क्वायर को विभाजित करेगा। a स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर को विभाजित करेगा। ये जो 2 है ये 2 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो ये जो 2 है वो 2 को भी विभाजित करेगा। अगर इसका स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए कि ये जो मेरा 2 है, ये मेरा 2 ये 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 4 के स्क्वायर को। ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा ना तब भी ये 2 उसको विभाजित कर देगा। ये जो 2 है अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी इस 2 के टेबल में ये आ जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो जब 2 के टेबल में अगर 16 आ सकता है, ठीक है, तो इस 2 के टेबल में स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये आ सकता है। ठीक है, ये मेरा थ्योरम फुल गारंटी लेता है कि अगर इसका स्क्वायर कट जाएगा 2 के टेबल में तो स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 2 के टेबल में कट जाएगा। ये मेरा थ्योरम कह रहा है। अब इसका प्रयोग करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए अब हमें अपरिमेयता सिद्ध करना है। उसके लिए एक और प्रमेय हमें पढ़ना पड़ेगा, प्रमेय 1.4। चलिए उसको भी देखते हैं कि प्रमेय 1.4 क्या है। तो आइए देखते हैं प्रमेय 1.4 को। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रमेय 1.4। ठीक है, अब देखिए प्रमेय में क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए इसमें कहा जा रहा है प्रमेय 1.4 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें बताना है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो कैसे है ये हमें बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, हम यहाँ देखिए हमें सिद्ध करना है √2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जो भी सिद्ध करना होगा उसके हमें विपरीत मान लेना है। यहाँ पे देखिए हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, हमेशा विपरीत मानना है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मानेंगे। आइए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। देखिए हमें सिद्ध करना है √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। जो भी सिद्ध करना होता है उसके उल्टा मानते हैं। लिखेंगे माना कि ये जो √2 है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, इसका उल्टा मान लिया। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने इसको परिमेय मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, p/q का रूप का होता है, अंश बटा हर के रूप का होता है, भिन्न में होता है। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसा ही होता है। तो हम इसी टाइप में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हमने √2 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। और परिमेय संख्या क्या होता है, p/q का रूप का होता है, a/b के रूप का होता है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप p/q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जहां पे हम मान लेते हैं कि ये जो a और b है ये मेरा सह अभाज्य संख्या है, लिख देंगे यहाँ a और b क्या हो जाएगा, सह अभाज्य मान लेते हैं। सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है जी, वैसा संख्या जिसका मौसक केवल एक हो। देखिए वैसी दो संख्या जिसका मौसक केवल एक हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ये देखिए a और b ये दो संख्याएं हैं, इसका मौसक केवल एक है। हमने ये माना है कि इसका मौसक केवल एक ही होगा, इसके अलावा इसका दूसरा कोई मौसक नहीं होगा। ये हम मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो √2 है ये मेरा रूट में है, लेकिन यहाँ देखिए ये रूट में नहीं है। देखिए ये मेरा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये a/b के रूप में है। ये देखिए रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम करेंगे स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पर। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। देखिए ये मेरा क्या है, √2 है, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और बराबर ये a/b है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा a² और बटा b का स्क्वायर हो जाएगा b²। अब देखिए आपको यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इससे गुणा होगा इसमें, 1 से गुणा होगा a² में,
तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इससे इसमें गुणा करते हैं 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब बटे के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया ये मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी अभी अपने पढ़ा था प्रमेय 1.3, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो ए स्क्वायर है ये 2 से विभाजित है, किससे कट रहा है, ए स्क्वायर 2 से कट जा रहा है, 2 के टेबल में है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित का मतलब क्या है, कट रहा है, विभाजित है। देखिए ये जो ए स्क्वायर है 2 से कट रहा है, तो इसका स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 2 से कट जाएगा, जैसा कि अभी अभी आपने देखा था प्रमेय 1.3 में, उसी के अकॉर्डिंग। इसलिए लिखेंगे ए भी कट जाएगा 2 से, ए भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित का मतलब होता है कटना। ठीक है, विभाजित होगा। ठीक है, हमने इसको ऐसा क्यों माना है, क्योंकि यहां देखिए हमने अभी भी पढ़ा था प्रमेय 1.3 में कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये जो स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये जो ए है ये 2 से विभाजित होगा। अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा तो ए भी 2 से विभाजित हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा है प्रमेय 1.3 में। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये ए स्क्वायर बाई 2 है, तो इसको जब हम कटाएंगे तो मेरा बराबर में आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 को हम जब कटाएंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर में जब हम भाग देंगे 2 से तो कटेगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरा निश्चित है। ठीक है, लेकिन हम इसमें कन्फर्म नहीं है कि मान के चलिए हम यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं आपको, ए बाई 2 यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देते हैं, तो अब हमें ये कन्फर्म नहीं है कि अगर हम ए को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर ही है या फिर कुछ और है, ये हमें कन्फर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कि सी है। ठीक है, तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बाई 2 और बराबर हम यहाँ पे मान लेंगे सी, चूंकि ये कन्फर्म नहीं है, यहाँ बी स्क्वायर भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन ये हमें कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे सी। चलिए यहाँ पे हम सी मान लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ए में होगा तो एक, ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 ए हो जाएगा, 1 ए का मतलब हो गया ए, और 2 में सी से होगा तो 2 सी। देखिए यहाँ पे ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ए बराबर 2c, जहां ये जो c है एक पूर्णांक है। ठीक है, c मेरा क्या है, पूर्णांक है, यहाँ कुछ भी आएगा वो मेरा पूर्णांक आएगा, ये हमने मान लिया। अब देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये जो मेरा a का मान आया है ना, इसको आपको यहाँ पे रख देना है, इसमें इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिखेंगे a का मान, यहाँ लिख देते हैं a का मान कहाँ रखना है जी, समीकरण 1 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए इसके मान को समीकरण 1 में पुट करते हैं। देखिए समीकरण 1 मेरा कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और बाई क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर। अब मान को पुट करते हैं, देखिए ए का मान मेरा क्या है 2c है, तो हम 2c रख देंगे, और यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और बाई 2 और बराबर इधर है बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर, और यहाँ 2 है तो 2 बराबर बी स्क्वायर। इसको और इसको कटा देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, क्या बच गया 2c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हो जाएगा c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये कुछ नहीं तो गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब बटे के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो बी स्क्वायर है ये 2 से कट रहा है, बी स्क्वायर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित मतलब क्या है, कट रहा है, तो ये किससे कटेगा, जब ये 2 से विभाजित है तो यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 2 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कि ये जो 2 है ये 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देखिए 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 2 से कटेगा।
वही यहाँ पे दिया गया है कि ये जो b का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तब भी ये 2 से कटेगा b, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ लिख देंगे, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। इस बात को आपको यहाँ पे नोट कर देना है। ये कन्फर्म है, जैसे कि आपने अभी अभी देखा है प्रमेय 1.3 में, और यहाँ भी आपने देखा है, ठीक है। अब देखिए, हमने जो माना था उसका ये विपरीत काम कर गया। यहाँ देखिए, हमने क्या माना था, हमने माना था कि a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मतलब जिसका केवल एक ही मसा हो, केवल एक ही संख्या से ये कटे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो a स्क्वायर है, हमने a को क्या माना था कि केवल एक संख्या से कटेगा, लेकिन ये देखिए, ये जो a है ये 2 से भी कट रहा है। और यहाँ देखिए, हमने b को माना था कि केवल एक ही संख्या से कटेगा, एक से ही कटेगा, लेकिन यहाँ देखिए, ये जो b है ये 2 से भी कट रहा है। तो मतलब क्या है कि हमने जो माना वो गलत हो गया। हमने माना था कि a और b केवल सहभाज्य संख्या, सहभाज्य मतलब वो केवल एक ही संख्या से कटेगा, लेकिन यहाँ देखिए a और b 2 संख्या से कट रहा है, 2 से यहाँ भी कट रहा है और 2 से यहाँ भी कट रहा है। तो मतलब क्या होगा कि हमने जो माना है वो गलत है। तो गलत है तो क्या होगा, यहाँ देखिए, अगर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, और इसको हमने क्या माना, सहभाज्य माना था। तो ये गलत हो गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब पहले हमने यहाँ पे गलत मान लिया, ठीक है, हमें लाना था, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उल्टा माना है, परिमेय संख्या इसको जान से मान लिया है, जानबूझकर हमने इसको माना है कि मेरा परिमेय संख्या, हमने यहीं पे गलत माना था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। पहले गलत मान लेते हैं, उसके बाद फिर जाकर हम स्वीकार करते हैं कि भैया हमने गलत मान लिया था, ठीक है। तो देखिए, हमें पता चल गया कि हमने गलत माना है, यहां से हमें पता चल गया कि हमने क्या माना, गलत माना है। हमने माना था a और b सहभाज्य संख्या है, माना था, तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे। हमने जो माना था उसको यहाँ पे नोट करेंगे, एक दूसरा पेज लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ देखिए, हम यहाँ पे नोट करेंगे, जो भी हमने माना था उसको नोट करेंगे। हमने क्या क्या माना था, हमने माना था यहाँ पे a और b, हमने क्या माना था, हमने माना था a और b, a और b को हमने क्या माना, सहभाज्य संख्या माना था। a और b को हमने सहअभाज्य संख्या माना था। क्या माना था, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। जैसा कि अभी भी आपने देखा है, सहअभाज्य संख्या माना था। लेकिन यहां देखिए, ये इस बात का पूर्ति नहीं कर रहा है, लेकिन यहां a और b का एक गुणनखंड क्या आ गया है, 2 आ गया है। ये 2 से कट जा रहा है, इसका एक गुणनखंड 2 आ गया, लेकिन हमने माना था कि इसका केवल एक ही गुणनखंड होगा। तो ये क्या हो गया जी, इसका तो उल्टा काम कर गया। हमने माना था कि a और b सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो a और b है इसका कम से कम एक गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब ये क्या हो गया, अब सहभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे, परंतु हमें इससे यह विरोध प्राप्त होता है, हमें विरोध यहां से प्राप्त हो रहा है, विरोध प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए, यहां से हमें विरोध प्राप्त हो गया। क्यों विरोध प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने माना था कि a और b सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहां देखिए a और b का कम से कम एक गुणनखंड 2 आ गया है, इसलिए इससे हमें क्या हो गया, विरोध प्राप्त हो गया कि a और b मेरा सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए इसका 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, इसलिए ये मेरा a और b अब मेरा सहअभाज्य संख्या नहीं रह गया। तो इससे हमें क्या हो गया, विरोध प्राप्त हो गया। लिखेंगे, यह विरोध क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने गलत माना है। तो लिखेंगे, यह विरोध हमें अपने गलत कल्पना के कारण हुआ है, अपने गलत कल्पना के कारण
हुआ है। हमने गलत मान लिया था। हमने क्या माना था कि ए और बी मेरा क्या हो गया, सहवाद संख्या है, और ऊपर से हमने माना था कि √2 जो मेरा है परिमेय संख्या है। इसी को हमने गलत मान लिया था पहले ही, इसीलिए ये मेरा क्या हो गया, यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मेरा √2 है वो मेरा परिमेय संख्या नहीं है, वो मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने बाद में जाकर स्वीकार किया कि भैया ये जो मेरा √2 है वो मेरा परिमेय संख्या नहीं है। हमने गलत मान लिया था, ऊपर हमने गलत माना था, इसी कारण क्या हो गया कि ये जो मेरा आंसर है पुनः ये मेरा अपरिमेय संख्या आ गया। ये जो मेरा मेथड है इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। सबसे पहले हमें गलत मानना पड़ता है, उसके बाद हम अंत में जाके कहते हैं कि भैया जो हमने माना था वो गलत हो गया। देखिए उसी तरह हमने यहाँ पे किया है। सबसे पहले हमने क्या माना था कि ए और बी सहवाद संख्या है, लेकिन यहाँ देखिए ए और बी का कम से कम एक गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया था। तो इसलिए हमने कह दिया कि इससे हमें विरोध प्राप्त होता है कि ए और बी क्या है, सहवाद संख्या है। इससे हमें विरोध प्राप्त हो गया, मेरा बात गलत हो गया। तो इसलिए हमें क्या हो गया, इस गलत कल्पना के कारण हमें प्राप्त हुआ था कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 मेरा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। तो अंत में जाके हम स्वीकार करेंगे कि अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाता है मेरा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा आपको भारी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका तैयारी करेंगे, जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको ये बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट्स मेरा इंट्रोडक्शन। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, ये था मेरा क्वेश्चन, ये मेरा प्रमेय 1.4, इसी का प्रयोग करके हमें प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करना है। प्रमेय 1.4 का प्रयोग करना है और प्रमेय 1.3 का प्रयोग करके हमें अपने प्रश्नावली को पूरा सॉल्व कर लेना है। जो भी मेरा क्वेश्चन दिया होगा सभी इन दोनों प्रमेय की आवश्यकताओं के अनुसार सॉल्व होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों प्रमेय का उपयोग करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपनी प्रश्नावली 1.3 के। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।